तो इसीलिए आरक्षण के हिमायती थे आम्बेडकर। देश आजाद हो गया था, संविधान सभा की आखिरी बैठक चल रही थी, गणराज्य की स्थापना की तैयारियां आखिरी दौर में थी। संविधान सभा में राय बनी कि मामले पर बहस का समापन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर करें और उन सवालों का जवाब दें जो इस सिलसिले में उठे थे। जिस व्यक्ति को सिर्फ ड्राफ्टिंग का जिम्मा दिया गया था, उनके लिए यह गौरव का क्षण था। संविधान की ड्राफ्टिंग से आगे बढ़कर बाबा साहब उस समय तक देश के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं के तौर पर गिने जाने लगे थे। तमाम सहमतियों और असहमतियों के साथ संविधान सभा जानती थी कि नए बनते राष्ट्र की चुनौतियों को समझने की एक समग्र दृष्टि बाबा साहब के पास है। इसलिए नेहरू, पटेल समेत कई वरिष्ठ सदस्यों के होते हुए भी बाबा साहब को यह जिम्मा सौंपा गया कि वे बहसों और आपत्तियों का जवाब दें। बाबा साहब का वह ऐतिहासिक भाषण साबित हुआ। ऐतिहासिक इस मायने में नहीं कि इस भाषण में कोई अभूतपूर्व जोश या विद्वता थी। यह एक संयमित और बहुत संभल कर बल्कि सहम कर दिया गया भाषण है। इस भाषण में बाबा साहेब नए बनते राष्ट्र की चुनौतियों की ओर संकेत करते हैं और उन चुनौतियों से निपटने का उपाय बताते हैं। इस क्षण तक बाबा साहेब भारत को राष्ट्र कहने से बचते हैं। वे भारत को एक बनता हुआ राष्ट्र यानी नेशन इन द मेकिंग कहते हैं। एक वोट के सिद्धांत पर बात करते हुए वो ये भी साफ करते हैं कि देश में हालांकि वो समता नहीं तैयार हुई है, वो आर्थिक, सामाजिक गैर बराबरी को राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि जातियों में बटा भारतीय समाज एक राष्ट्र की शक्ल कैसे लेगा और आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के रहते वह राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे कर पाएगा। वे यह आशंका जताते हैं और संविधान सभा को चेतावनी देते हैं कि अगर हमने इस गैर बराबरी को खत्म नहीं किया तो इससे पीड़ित लोग उस ढांचे को ध्वस्त कर देंगे जिसे इस संविधान सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। उनकी और महत्वपूर्ण चेतावनी यह है कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संविधानेतर आंदोलन से अब परहेज करना चाहिए। इसे वे ग्रामर ऑफ एनार्की यानी अराजकता का रास्ता बताया। वो तैयार हो रहे राजतंत्र पर हिंदू सवर्ण पुरुषों के दबदबे को लेकर बहुत असहज और फिक्रमंद थे। यहाँ वे अछूतों के राजनीतिक सामाजिक अधिकार के लिए लड़ते योद्धा या हिंदू धर्म की बुराइयों से टकराते नेता के रूप में नहीं है, न ही वे यहाँ वकील या अर्थशास्त्री के रूप में अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ बाबा साहब राष्ट्र निर्माता के रूप में सामने आते हैं। उनकी चिंताओं में कोई जाति या समूह नहीं है। वे इस मौके पर बन रहे मुकम्मल राष्ट्र के पहले प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं। यह संविधानवादी आम्बेडकर है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के वैश्विक सिद्धांत पर मन, वचन और कर्म से विश्वास करते हैं। राष्ट्र की परिभाषा बाबा साहेब फ्रांस के दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन से लेते हैं। रेनन नहीं मानते कि एक नस्ल, जाति, भाषा, धर्म, भूगोल या साझा स्वार्थ किसी जन समुदाय को राष्ट्र बना सकते हैं। रेनन के लिए राष्ट्र एक साझा विचार है जो इसलिए है क्योंकि इसमें मौजूद हर व्यक्ति खुद को राष्ट्र का हिस्सा मानता है। इस मायने में यह हर दिन चलने वाला जनमत संग्रह है। रेनन और बाबा साहब दोनों के लिए राष्ट्र एक पवित्र विचार है जिसमें हर सदस्य का साझा है। इसलिए संविधान सभा के आखिरी भाषण में बाबा साहेब आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे को राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में सामने लाते हैं। उनकी कामना थी कि संवैधानिक संस्थाएं वंचित लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोलें और उन्हें लोकतंत्र में हिस्सेदार बनाएं। राष्ट्रीय एकता के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए संविधान के मूल अधिकारों के अध्याय में अवसरों की समानता के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भी विशेष अधिकार का प्रावधान किया गया है। आरक्षण का सिद्धांत वहीं से आता है। यह करोड़ों की आबादी वाले भारत में वंचित जाति समूहों के हर सदस्य को नौकरी देने के लिए नहीं है। आरक्षण का मकसद यह है कि वंचित जातियों को महसूस हो कि देश में मौजूद अवसरों में
उनका भी हिस्सा है और देश चलाने में उनका भी योगदान है। इसलिए संविधान अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं सबका ख्याल रखता हुआ नजर आता है। 22 दिसंबर 1952 को पूना में वकीलों की एक सभा में बाबा साहब बोलते हैं, लोकतंत्र शासन की वह पद्धति है जिसमें लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव बगैर खून खराबे के संभव हो। बहरहाल 25 नवंबर 1949 की उस सर्द सुबह पर लौटते हैं। बाबा साहब के इस भाषण के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की बैठक को अगले दिन के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हैं। अगले दिन 26 नवंबर को संविधान सभा संविधान को स्वीकार कर लेती है। 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के लोग खुद को अपना संविधान सौंपते हैं और गणराज्य बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद ही कहानी एक विराट मोहभंग की कहानी है। बाबा साहब ने उसी दिन कहा था, हम सबसे अच्छा संविधान लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कामयाबी आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगी जो देश को चलाएंगे। गणराज्य की स्थापना के इतने साल बाद भी सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करने का एजेंडा पूरा नहीं हो सका है। असमानता पहले से ज्यादा विकट हुई है। पूर्वोत्तर, कश्मीर, मध्य भारत के बड़े इलाके असंतोष के कारण हिंसाग्रस्त रहे। जाति अपने विकराल रूप में मौजूद रही। यूनिवर्सिटी, कॉर्पोरेट जगत, मीडिया, संस्कृति और नौकरशाही जातिवाद के नए गढ़ बनकर सामने आए। भारत मानव विकास के तमाम मानकों पर दुनिया के सबसे फिसदी देशों में एक रही। यह ग्लोब के सर्वाधिक अंधेरे कोनों में से एक है। भारतीय लोकतंत्र को और सुंदर होना चाहिए था। देश चलाने वालों ने बाबा साहब को निराश किया है। यह संविधान सभा और बाबा साहब की कल्पना का रास्ता नहीं है। ऐसा क्यों हुआ और इसके जिम्मेदार कौन है, यह एक और बहस है।